नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हिंदी से जुड़े 30 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराए जाएंगे जो कि आपके इंटर परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। यह डेडिकेटेड वीडियो है जिसकी मांग इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी हो रही थी। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि 5 कमेंट बस कर दीजिए, मैं 30 महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो ला दूंगा। आप सबने तो 5 किया, 50 कर दिए हैं। थैंक यू इसके लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। और उन दोस्तों को भी धन्यवाद जो इस चैनल से नए नए जुड़े हैं। और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यह दोस्तों आखिरी मौका है आप सबके परीक्षा का, तो इसे मत गंवाइए, ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को कवर करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, चातकी चिड़िया किसके लिए तरसती है? उत्तर है सिंपल सा, चातकी चिड़िया बरसात की छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। आपको बताते चलें कि चातकी एक ऐसी चिड़िया है जो केवल बरसात के ही पानी को सेवन करती है, दूसरा कोई पानी वह सेवन नहीं करती है। सिंपल आपको 20 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो यह तो उससे भी सिंपल है, लगभग इसमें 12 सेंटेंसेज होंगे, 12 या 10 ऐसे होंगे, इसे गिन लीजिएगा। इसके यदि पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जीके वाले गोलू को सर्च कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, बरसात को सरस क्यों कहा जाता है? उत्तर है सिंपल सा, जब आकाश से धरती पर पानी गिरती है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। इसके पहले धरती पानी के लिए तरसती है, लेकिन जब पूरी धरती पानी से भर जाती है तो हरी भरी दिखाई पड़ती है, इसलिए बरसात को सरस कहा जाता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब धरती मतलब पानी से पूरी सूखी रहती है तो धरती प्यासी हो जाती है गर्मी के मौसम में, और वह पानी के लिए तरसती है। अब आपको भी प्यास लगेगा तो आप भी तरसेंगे, तो जब पानी मिल जाएगा तो आपका गला हरा भरा हो जाएगा और आप एनर्जेटिक हो जाओगे और अच्छे से पढ़ने लगोगे। उसी प्रकार जब धरती पर पूरी पानी भर जाती है तो वह हरी भरी दिखाई पड़ती है, इसी को तो बरसात का सरस कहा जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, उषा का जादू कैसा है? उत्तर है सिंपल सा, उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए गीले चौक इत्यादि के समान है। बस इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। उषा का जादू जो है ना, सूर्योदय के पहले के काल को कहते हैं। सूर्योदय के पहले के काल को उषा काल कहते हैं। जब आप देखते होंगे कि सूर्य थोड़ा उगने को होते हैं तो पूरे नीले आकाश पूरा दिखाई पड़ता है, और साथ ही ऐसा लगता है कि उसे राख से लिप दिया गया हो। ऐसा अभी नहीं दिखाई देगा, हालांकि अभी कुहासा का मौसम है, यानी कि ठंड का मौसम, तो कुहासा थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं, धागड़ शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी कि अर्थ है? तो उत्तर है सिंपल, धागड़ एक उराव भाषा है, ध्यान में रखिएगा, जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, जो बिहार के छोटा नागपुर से नील की खेती करने के लिए चंपारण आए थे। इसमें सिंपल सा बताया गया है कि भाड़े का मजदूर होता है धागड़ शब्द का अर्थ। जो छोटा नागपुर से चंपारण आए थे, किस लिए आए थे बाबू? तो नील की खेती करने के लिए आए थे, अंग्रेजों के डर से। अंग्रेज क्या करते थे कि नील की खेती चंपारण के किसानों से करवाते थे, बिहार के लोगों से करवाते थे ज़बरदस्ती, और किसान जो थे करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार जिस भूमि पर एक बार नील की खेती हो जाती थी उस भूमि पर दोबारा कोई खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह बंजर हो जाता था। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का क्या अर्थ है? अशांति और कोलाहल के बीच मस्तिष्क का भटकना और हृदय का मनाना, यही है। आइए इसे समझते हैं। घनघोर कोलाहल और अशांति के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना तथा उसे आराम देना है। यानी कि जब आपके आसपास बहुत सारा कोलाहल होता है, हल्ला गुल्ला और अशांति का माहौल होता है, तो आपका मस्तिष्क भटकने लगता है और आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर फ़ोन चलाने लगते हो या फिर कोई अन्य टूल्स का यूज करने लगते हो, जिससे आपको हानि होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के लिए यूज करते हो, बढ़िया बात है। तो उस समय यदि आप अपने मस्तिष्क को समझा लेते हो कि नहीं बाबू अभी पढ़ने का समय है, परीक्षा का समय है, अच्छा नंबर लाना है, तो उस समय तो आप ठीक करते हो, अच्छा करते हो। तो उस समय जो समझाते हो और जो चीज़ आपको समझा लेता है वही हृदय है। तो सदा हृदय की सुनो, दूसरों की मत सुनो। मैंने एक कमेटी में डाला था पोस्ट की, जो खुद के बातों को ध्यान देते हैं, यानी कि खुद के मेहनत पर भरोसा रखते हैं, उनकी सदा विजयी होती है, यानी कि वह सफल होते हैं। दूसरों की बातों को ध्यान मत दीजिए, खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए बस। आगे यह सवाल है कि प्रातःकाल का नभ कैसा था? अब उत्तर है, प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था, जिसके नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झलकता सा नजर आता है।
आगे और भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल है, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। इस सवाल का सिंपल सा मतलब आप लोग समझ गए। प्रातःकाल क्या होता है? सूर्योदय के पहले के काल को प्रातःकाल, उषाकालीन काल कहते हैं, उषा काल कहते हैं या प्रातःकाल कहते हैं। जब सूर्य थोड़ा थोड़ा उगता है तो थोड़ा थोड़ा पीला सा दिखाई पड़ता है, पीछे से हल्का उजला सा दिखाई पड़ता है, जब आकाश पूरा नीला रहता है और राख से ऐसा लगता है कि उसे राख से लिप दिया गया हो। यह सवाल पिछले उषा का जादू कैसा था उससे मिलता जुलता है, बस इसमें सवाल को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है और जवाब को भी चेंज कर दिया गया है। तो इसमें अंतर समझ के आपको जवाब दे देना है, 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, इसे ध्यान में रखना है। और फ्री पीडीएफ के लिए ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अगला सवाल है, राख में लिपा हुआ चौका से द्वारा कवि क्या कहना चाहा है? राख से लिपा हुआ जो चौका है उसके द्वारा कवि क्या कहना चाहे? तो सिंपल सा उत्तर है दोस्तों, राख से लिपे हुए चौका का मतलब कवि के अभिमुक्त यानी कि उसके मोहित होने से है। उसे सारा आकाश मानो ऐसा लगता है कि उसे राख से लिप दिया गया हो, सॉरी यहाँ पर लिप होगा, लिप दिया गया हो। आप देखते होंगे कि बहुत से आकाश क्या होते हैं, आपको बार बार यही बता रहा हूँ आकाश के विषय में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के जो उषा है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस 3 सवाल को तो महत्वपूर्ण है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा बाबू। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह नहीं कि कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बिल्कुल पढ़े ही ना हो या फिर पढ़े हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक को वह जानते नहीं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए याद करना कंपल्सरी है बाबू, इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि कवि जब अभिमुक्त होते हैं यानी कि वह प्राकृतिक वर्णन से ही संबंधित कवि हैं, तो प्राकृतिक का वर्णन ही करेंगे, सिंपल, यह तो तय है। तो वह प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कहते हैं कि आकाश हमें मानो ऐसा लगता है कि उसे राख से लिप दिया गया हो। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कवि कि आकाश को राख से लिप दिया गया हो। इतना अगर आपको याद रहता है ना, तो आप 2 नंबर क्या 6 नंबर भी ले आओगे। यानी कि 3 सवाल यदि इसमें से पूछा जाता है तो आप तीनों का जवाब तो आसानी से दे दोगे, क्योंकि सवाल थोड़ा मिलता जुलता है। अगला सवाल यह है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्तर है सिंपल सा, उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं युद्ध जीतने की खुशी में। शासक वर्ग कौन है दोस्तों? तो सिंपल सा, आप यदि हार जीत कहानी कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि शासक वर्ग कौन है। तो शासक वर्ग कौन है? अधिनायक है, इसे ध्यान में रखना है। उत्सव, वह लोग यह नहीं जानते हैं कि उत्सव क्यों मना रहे हैं, वह इतना जरूर जानते हैं कि हाँ हम लोग युद्ध जीत गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के साथ नेतागिरी वाला मामला है जो आगे समझा देंगे। चलिए, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बूढ़ा मशक वाला किसे कहते हैं भाई? तो मशक वाला का मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़े को कहते हैं भाई, सीधा सा, जिसके एज बहुत पार हो गए हों, जो एजेड हो उसे बूढ़ा कहते हैं। और सिंपल सा, मशक वाला सड़क सीतने वाला, तो मशक वाला, बूढ़ा मशक वाला सड़क सीतने के अलावा सच बोलने से मुक्त है। अब तो ये तो समझ में आ रहा है कि वह सड़क सीतता है, उससे मुक्त है। तो यह सच बोलने का मतलब क्या है? तो देखिए, नेता जितने भी अधिनायक है वह नेता है, उसको पता नहीं है कि कौन युद्ध जीता है। हालांकि वह जीता नहीं था, वह कोई नहीं जीता था, वह बस ढकोसला कर रहा था, जनता को मूर्ख बना रहा था, सिंपल। तो यह सच बोलने से मुक्त है। यह जानता था बूढ़ा मशक वाला कि जो यह नेता है अधिनायक जी, यह बाबू ये धोखेबाज हैं, ये हम लोगों के साथ चाल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो चाल चल रहे हैं। सीधा सा, वह यदि सच बोल देता तो सारा जनता जान जाता कि हाँ बाबू यह हमारे साथ धोखा हो रहा है। उसी प्रकार आज के डेट में भी आप लोग देखते होंगे कि आजकल नेतागिरी कैसे चल रहा है, सिंपल सा, उसी प्रकार वह भी है। अगला सवाल है 10 नंबर, तुलसी को किस चीज़ की भूख है? किस चीज़ की भूख है भाई तुलसी जी को? आइए समझते हैं उत्तर। तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए कि कोई कामना शेष न रह जाए। इसमें कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास एक भक्त हैं, वह अपने भक्ति के अनुरूप वह अपना अमृत के समान भोजन चाहते हैं, सुंदर भोजन। जैसा कि आप यहाँ पर भक्ति ही कर रहे हैं, पढ़ाई भी एक भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति। यदि आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो बड़े से बड़े गीता, भगवत गीता, कुरान आदि बड़े बड़े ग्रंथ कैसे पढ़ पाओगे पढ़ाई के माध्यम से? तो यह भी एक भक्ति है। तो इस भक्ति के माध्यम से आप क्या पाना चाहते हो? अच्छे अंक पाना चाहते हो, जिससे आपके समाज में आपकी इज्जत बनी रहे, यही ना, सिंपल सा। और भी आपका क्या मतलब गोल है वह आप सिंपल जानते होंगे। इसके विषय में मैं आपको कोई टॉर्चर नहीं करूंगा, सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। तो वह प्रभु के चरण में जाने का, यानी कि भक्ति मार्ग से प्रभु के चरण में जा रहे हैं कि मुझे प्रभु अपने चरण में जगह दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है और कोई कामना शेष रहना भी नहीं चाहिए, यानी कि बाकी नहीं रहना चाहिए। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। कोई यदि मुझसे भूल भी हो जाती हो तो उसे क्षमा कीजिएगा या फिर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, आगे कोशिश करूँगा सुधारने का। 11 नंबर सवाल है, राम स्वभाव से कैसे हैं?
उत्तर, राम स्वभाव से अति कृपालु हैं। तुलसीदास अपने हृदय से डरकर कृपालु संत समाज से हृदय से डरकर कृपा के सिंधु श्री राम के पास जाना चाहते हैं। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, हालांकि यह हार्ड लैंग्वेज में था पहले, तो इसीलिए मैं कृपालु संघ समाज बोला, लेकिन आपको उतना लिखने का कोई जरूर नहीं है। इतना लिख देंगे 2 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि 20 से 40 शब्दों में ही उत्तर देना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में यह बात बैठे और आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो कर सके और अच्छे नंबर ला सकें। मैं बार बार यही बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा, बेस्ट से बेस्ट कीजिए। तो राम स्वभाव जिस कैसे हैं, तो जैसा कि आप देखते हैं तुलसीदास की बात हो रही है तो राम जी की बात तो कंपलसरी है, इसे भी पूछ सकता है। सिंपल, सारे गेस क्वेश्चन है, 100% आने की गारंटी है। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे 100% करंट का मतलब होता है उचित बात कराए जाएंगे। सिंपल, आप लोग समझ रहे होंगे। तो राम स्वभाव कहते हैं कृपालु हैं, वो हर किसी पे दया करते हैं। आप पर भी दया करेंगे। आप कम से कम ना पढ़े होंगे तो कम से कम पास जरूर से हो जाइए, यह मैं स्पेशल राम जी से विनती कर रहा हूँ। सिंपल, तुलसीदास अपने हृदय से डर रहे हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो उद्यम कर रहा हूँ, वह सही है कि नहीं। इससे डर कर वह कृपालु मैंने कृपा के सिंधु यानी कि सागर, बड़े महासागर से, कृपा के बड़े महासागर से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने मेरे पास बुला लीजिए, मैं अपने आपके चरणों में सदा सेवक बनकर आपका सेवा करता रहूँगा। सिंपल सा, इतना याद रखना है। ज़्यादा अब इसमें लेक्चर देना भी अच्छा नहीं है और लेक्चर सुनना भी अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आपको लेक्चर जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। यह कंपलसरी है, आपको सुनना चाहिए। थोड़ा बहुत ओवर हो जाता है तो उसे थोड़ा सहन कीजिएगा। तो 12 नंबर सवाल है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। उत्तर है, कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिराते हैं। अपने तो खाते ही हैं तथा नंद के मुख में खिलाते हैं। दही की हांडी की ओर उनकी विशेष रुचि है। आप सब में से जितने भी भाई बहन होंगे वह देखे होंगे यदि कृष्ण लीला, तो वह भलीभांति जानते होंगे कृष्ण भगवान को कितना दही से प्यार था। वह बचपन से ही दही के ललक थे, वह दही के इच्छुक थे। दही को वह कहीं भी देखते थे, उसके लिए वह चोरी भी किए थे, तो जिसके लिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। तो कृष्ण भगवान क्या, कोई भी बालक होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, थोड़ा बहुत खाता है तो थोड़ा बहुत गिरता ही है धरती पर। और हालांकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं तो बच्चे से तो गिरता ही है ताकि धरती माँ को भी कुछ मिले। ऐसा मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ, यह कोई किताब में नहीं लिखा है, तो इसको समझिएगा। और पिता के गोद में बैठे हैं तो पिता को खिलाना भी कंपलसरी है बाबू। कैसे कि हम किसके लिए सब कर रहे हैं, माता पिता के लिए, माता पिता हमारे लिए। एक दूसरे के लिए जियो यार, आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। तो इसे तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अगला सवाल है दोस्तों, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। उत्तर है सिंपल, हरचरना एक आम आदमी है। आम आदमी किसे कहते हैं भाई, सिंपल सा, मिडिल क्लास फैमिली। सीधा आज के बच्चे जो हैं इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हैं, हालांकि हम लोग उतना इंग्लिश से नहीं पढ़े, हम लोग भी सरकारी स्कूल से हैं। तो सरकारी स्कूल में वह भी पढ़ता था, कौन, हरचरना। इसे ध्यान में रखना है। फटा सूतना पहन कर वह गया था क्या चीज़ करने, झंडा फहराने। सिंपल, आप लोग यदि मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि मैं एक सवाल कराया था कि हरचरना क्या पहने हुआ था, तो फटा सूतना। इसे तो ध्यान में रखना है बाबू। और साथ में वह विशेष आदमी का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि हरचरना जो था ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फटा सूतना यानी कि फटा हुआ कपड़ा वगैरह पहनता था, और विशेष आदमी यानी कि कोई नेता होता हो गया, बड़ा बड़ा नेता, उसी का प्रतिनिधित्व यानी कि उसी के जगह पर काम कर देता था। यानी कि मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊँ तो आप मेरे जगह पर खा सकते हैं, तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे जगह पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देंगे मेरे जगह पर, तो मेरा काम हो गया और आपका भी काम हो गया। यानी कि आपको मैं कुछ वेतन दे दूंगा। सिंपल सा, आपको समझ में यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार हरचरना भी था, अपने रोजी रोटी के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रतिनिधित्व भी करता था, यानी कि नेताओं का पीछा करता था। यानी कि उनके वोटिंग के समय में आप लोग देखते होंगे, गांव में रहते होंगे या कहीं भी वोटिंग होता होगा तो उसके पीछे पीछे 10 20 50 लोग होते पीछे पीछे घूमते हैं रुपयों के लिए। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार वह भी करता था। अब अगला सवाल है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। मैंने पहले बता दिया है कि अधिनायक था एक शासक वर्ग, सिंपल सा एक नेता था। आज के डेट में नेता बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है। लोकतांत्रिक क्या भाई, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं भाई। सिंपल, हमारे को सब चीज़ का अधिकार है। आप किसी से फ्रीडम बात कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का अधिकार है, सभा बिटोर सकते हैं, आदि आदि चीज़ों का अधिकार है हमें। तो इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। उसमें सत्ताधारी वर्ग यानी कि नेतागिरी, सिंपल हम बता रहे हैं सिंपल भाषा में, अधिनायक के रूप में वही है, वही अधिनायक नेता के रूप में। ठीक बा, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। सिंपल, जिसकी राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब, यही उसकी पहचान है।
इसमें भड़कीले रोब और राशि ठाट बाट का क्या मतलब है। अब राजाओं की तरफ बैठना उठना, कहीं भी जा रहे हैं तो राजाओं की तरफ बैठ रहे हैं, उसी प्रकार वो अभी अब नेता है तो बैठेगा बाबू। अब जब वोट मांगने को होगा तो हाथ जोड़ के बाबू भैया करेगा, सिंपल सा। अब भड़कीले अंधी ना जाइए ना, तो ये बाबू हमारा फंड आया है दिलवाना दीजिए नेताजी, तो है बतियाएगा, है ताकेगा, है बतियाएगा, सिंपल सा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सिंपल यही है उसकी पहचान। आप लोग के गांव में भी या शहर में भी ऐसा देखने को मिलता होगा, तो सिंपल सा वैसे ही है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है, सिंपल उसी से अभी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यह समझ में आना कंपलसरी है। बाजा बजाना का अर्थ सत्ताधारी वर्ग या अधिनायक के हाँ में हाँ मिलन से, या वही है, वही अधिनायक है नेता, उसी के पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाना। जैसे अधिनायक हरचरना करता था, अब रुपया के पेट के जर ले क्या करेगा बाबू, अब हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बाजा बजाना का सिंपल सा अर्थ अधिनायक के हाँ में हाँ। इधर चलना है पूर्ववाड़ी टोला, हाँ चलिए, इधर उत्तरवाड़ी टोला, हाँ इधर भी चलिए, जिधर वोट मांगने चलना है हम चलेंगे, आप हमें 200 रुपया मत दे दीजिएगा, ठीक है चल पहले, ऐसा बोलता हूँ। ऐसा समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा। मैं आसान भाषा में बिल्कुल इस मतलब पूरे सीरीज को कर दिया हूँ। यह वीडियो का पार्ट 1 था। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से करना ही करना है, ताकि आपको और भी मुझे मोटिवेट मिल सके और आपको और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिले, ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर जाए और आप अच्छे अंक ला सके। और इस वीडियो को हाँ और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि इस चैनल को यूट्यूब प्रमोट करे, और हाँ 1000 जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं लंबा वीडियो लेकर आया करूँगा और आप सबका तैयारी बेस्ट से बेस्ट कराऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।